नमस्कार बंधुओं। आज मैं आपको आधुनिक भारत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। अर्थात भारत जो ब्रिटिश काल में था, उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हुआ करते थे या रियासतें, जिन्हें आप कह सकते हैं। कहीं पर राजा था, कहीं पर नरेश था, कहीं पर राणा, कहीं महाराणा, इस तरीके से कहीं नवाब, ये हुआ करते थे। तो वहाँ की जो जनता होती थी वो राज्य के प्रति और राजा के प्रति या शासक के प्रति समर्पित होती थी। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना नहीं होती थी जो कि एक दूसरे को जोड़ सके, अर्थात एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों के साथ जोड़ सके। कोई भावात्मक एकता नहीं थी, कोई इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं थी। और जिसका परिणाम ये हुआ कि सदियों से भारत पर तमाम विदेशी आक्रांता आए और उसके बाद भारत का तरह तरह से उन्होंने शोषण किया। भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक हर तरीके का नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जब भारत के लोग परेशान हो गए हर तरीके से, तो ये भावना एक जागृत हुई कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर देश के प्रति भावना पैदा नहीं होगी, देश के प्रति भक्ति पैदा नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो विदेशी शक्तियां आती थी तो वो देश के अलग अलग क्षेत्र में आकर अपना प्रभाव जमाती थी। तो भारत में फिर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, ये हमें देखना है। तो यहां पर हम उन कारणों और परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिससे कि लोगों के अंदर भारतीयता पैदा हुई। यानी भारत में रहने वाले लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई जो एक दूसरे को जोड़ सके और भारत को एक राष्ट्र बना सके। उसी भावना को राष्ट्रीय चेतना कहा गया है, नेशनल फीलिंग, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला कारण जो है वह राष्ट्रीय भावना का पहला कारण है वो है 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ तो हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासकों के द्वारा ये लड़ा गया और अलग अलग समय पर लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ कि कोई दिल्ली में हार गया, बहादुर शाह जफर साहब दिल्ली में पराजित हो गए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खान, वक्त खां, जगह जगह पर जो हमारे देश के वीर सेनानी थे या शासक थे, जो चलाने वाले थे देश को आगे, वो क्या हो गया कि पराजित हो गए इस विद्रोह में। तो इससे हमें ये सबक मिला कि अगर हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लड़ते रहे या संघर्ष करते रहे किसी भी शक्ति से, तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। हमें एकजुट हो जाना चाहिए, एक ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जो एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य से या एक रियासत के व्यक्ति को दूसरे की रियासत से जोड़ सके और हम एक समग्र शक्ति बन सके। वही समग्र शक्ति क्या होगी? राष्ट्रीय चेतना होगी। दूसरा कारण देखें, राजनीतिक एकीकरण। अब क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद पॉलिटिकल यूनिफिकेशन शुरू हुआ। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब क्या था कि वैसे तो तमाम रियासतें जगह जगह पर अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से शासन चला रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि इन रियासतों के समूह बनने लगे, ग्रुप बनने लगे। एक विचारधारा के 2 स्टेट, 4 स्टेट, 10 वो आपस में जुड़ने लगे। जिससे क्या हुआ? जिससे कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हुई, कुछ ऐसी विचारधाराएं पैदा हुई जिनसे कि राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। अगला कारण, क्षेत्रीय विद्रोह। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हुए
और उन विद्रोह का परिणाम वही कि संघर्ष किया, बड़ी साहस के साथ लड़े, वीरता के साथ लड़े और पराजित हो गए या मारे गए। न तो समस्या का समाधान हो पाया क्षेत्रीय विद्रोह के अंदर, और न ही हम ब्रिटिश शक्ति को कोई नुकसान पहुंचा पाए, हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। लगभग 77 स्थानों पर क्षेत्रीय विद्रोह हुए। कहीं पर बेल्लारी विद्रोह हुआ तो कहीं पर अमुक विद्रोह हुआ, अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हुए, अलग अलग समस्याओं को लेकर के हुए, और ये सभी विद्रोह दबा दिए गए। इससे सबक मिला कि अगर हम अलग अलग होकर के लड़ते रहेंगे, जब तक एकजुटता की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक हम किसी भी शक्ति को परास्त नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये प्रमुख कारण रहा राष्ट्रीय चेतना के विकास का। अगली बात अगर हम देखें तो भारतीयों का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दस्तकार हो, किसी भी श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, ब्रिटिश नीतियों के द्वारा उनका शोषण किया गया था। किसान को मजबूर किया गया कि वे उन फसलों को करें जिनसे कि अंग्रेजों का व्यापार अच्छी तरीके से चल सके। तो इसमें क्या हुआ कि वो नील की खेती के लिए बाध्य किया गया उनको। अब अन्न उत्पादन नहीं होगा तो खाएंगे क्या? शोषण हुआ। व्यापारियों का शोषण इस तरीके से हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी और अधिकारी होते थे वो भारतीय व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देते थे। दस्तकारों को उनकी कला का समुचित पारिश्रमिक नहीं मिलता था। हर स्तर पर हर तरीके का शोषण था। तो एक आवाज उठी कि आखिर इस शोषण को हम कब तक सहन करते रहेंगे? हमें एकजुट होना होगा, हमें मिलकर कुछ प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए जरूरी था कि राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो। तो वो भावनाएं पैदा होने लगी जिससे कि नेशनलिज्म बढ़ा, राष्ट्रवाद बलवती हुआ। अगली चीज, अंग्रेजों का दुर्व्यवहार। भारतीयों के साथ अंग्रेज बहुत दुर्व्यवहार करते थे, और क्योंकि वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, न्यायप्रिय मानते थे, उदार मानते थे, भारतीयों को वो कुत्ते और बिल्ली के समान मानते थे, उन्हें इंसान तक स्वीकार नहीं करते थे। जहां पर अंग्रेज बस्तियां होती थी वहां से हिंदुस्तानियों को निकलने का अधिकार नहीं था, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, और अगर किसी भी आदेश की अवहेलना कर दी तो बुरी तरीके से जानवरों की तरह पीटा जाता था। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते थे जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आखिर मरता क्या न करता, विवक्षतम किम न करोति पापम। जो भूखा व्यक्ति है वो कुछ भी करेगा। तो सोचा ये गया कि कब तक भूखे रहेंगे, कब तक चीजों को सहन करते रहेंगे, कब तक दुर्व्यवहार सहन करेंगे। इसलिए एकजुट हो जाओ, और वो जो एकजुटता की भावना पैदा हुई वही राष्ट्रीय चेतना थी। आगे देखें, अगला पॉइंट जो हमने लिखा हुआ वो है पाश्चात्य पुनर्जागरण का प्रभाव। जिस समय हमारा देश तमाम तरीके की सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों में उलझा हुआ था, वहीं पर पश्चिम के अंदर पुनर्जागरण हो रहा था, पहले ही हो चुका था। 1450 ईस्वी के बाद वहां पर पुनर्जागरण हुआ, फिर वह धर्म सुधार हुआ, समाज सुधार हुआ। तो वो उसकी लहर हिंदुस्तान पर जरूर पड़ी, क्योंकि बहुत से हिंदुस्तानी जो विदेशों में रह रहे थे उन्होंने वहां के समाज को सुधरते हुए देखा, तो उन्होंने भारत में आकर के भी वो चीजें शुरू कर दी। 1813 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की गई। फिर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और उसके बाद केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग थे जिन्होंने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। तो लोगों ने यह समझा कि जब तक हम संकीर्ण दकियानुसी विचारधारा में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, तब तक हम अपनी और अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अस्मिता को नहीं बचा पाएंगे। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पुनर्जागरण का पड़ा। अगला, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। बहुत से लोग जिनको अवसर मिला वो ब्रिटेन गए, उन्होंने वहाँ की
एजुकेशन को पढ़ा, शिक्षा को देखा। तो उनके शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता की भावना थी, विचारधारा थी, समानता की विचारधारा थी, सह अस्तित्व की विचारधारा थी। तो उसको पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि ये इनकी जो कल्चर है, यहां पर तो ये इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हीं चीजों के खिलाफ हमारे देश के अंदर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस अंग्रेजी शिक्षा ने उन लोगों को दूरदृष्टा बनाया और उन्होंने भारत में लोगों को बताया कि ये जो यहां पर इस तरीके से अत्याचार ब्रिटिश लोग कर रहे हैं, दरअसल इनकी शिक्षा व्यवस्था में क्या व्यवस्था है। तो इससे भी बढ़ावा मिला। अगली बात, संचार तथा परिवहन का विकास। 1850 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले परिवहन का विकास किया। 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई, पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और उसके बाद ट्रेन चलाई गई जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। यह परिवहन का एक ऐसा विकास था जो कि व्यापार के चक्र को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से संचार की व्यवस्था, डाक व्यवस्था और नई नई चीजें अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई। अब ये अंग्रेजों ने ये सारी की सारी चीजें तो अपने लाभ के लिए शुरू की थी, लेकिन भारतीयों को इसका लाभ क्या मिला कि भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे परिवहन की व्यवस्था के आधार पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेश भेज सकते थे और उसके द्वारा, उनके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। और यही हुआ कि जब इन साधनों से अपनी विचारों को लोग पहुंचाने लगे तो उससे राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। अगला, विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। इसी समय अगर हम देखें तो विदेशों में तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। अगर हम देखें तो 1815 के बाद, जब वियना कांग्रेस के बाद पूरे यूरोप में एक नई विचारधारा को लाया गया था कि यूरोप में शांति बनाई रखी जा सके, समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। और 1820 से लेकर के 30 के बीच में वहां पर समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। रॉबर्ट वाबियूफ, सेंट साइमन जैसे लोगों ने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, भले ही वो काल्पनिक समाजवाद था। उससे लोगों की विचारधारा बदली और 1848 में आकर के जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रस्तुत कर दिया, दास कैपिटल प्रस्तुत कर दी, तो वही आंदोलन जो काल्पनिक था वो वैज्ञानिक बन गया। इसी दौर में अगर हम देखें इस 30 साल के पीरियड में, तो इटली के अंदर विचारधारा बदली, स्पेन के अंदर विचारधारा बदली, फ्रांस में विचारधारा बदली और विचारधारा ही नहीं, शासक बदल दिए। 1850 के आसपास फ्रांस में तो शासक ही बदल दिया गया, फिलिप को लाया गया और उसके बाद फिर नेपोलियन तृतीय आया। तो इन सभी आंदोलनों ने भारतीयों को भी प्रेरित किया। इसके बाद दो बड़े आंदोलन चले यूरोप के अंदर, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। जो इटली कई राज्यों में विभाजित था, जो जर्मनी कई राज्यों में विभाजित था, वहां के लोगों ने संगठित होकर के एक देश बनाने का निश्चय किया और वो सफल हुए। 1870 में इटली का एकीकरण हो गया, 1871 के अंदर जर्मनी का हो गया। तो क्या उनसे हमें शिक्षा नहीं मिलेगी? मिली, और उसी का परिणाम था कि हमारी राजनीतिक चेतना आगे बढ़ी। अगला, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। भारत में अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार हो रहे थे, जैसा कि मैंने बताया, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद राणा डे, केशव चंद्र सेन जैसे लोग थे जो बराबर समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे थे और धार्मिक मान्यताएं बदल रही थी। इन सब ने लोगों की जो कुंठित विचारधाराएं थी उनको हटाया और आगे बढ़ाया। अगली बात, विश्व में साम्यवादी विचारधारा का उदय। मैंने आपको बताया कि जब 1848 में
कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया। उसके बाद 1864 में साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए विश्व का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका नाम रखा गया वर्किंग मेंस एसोसिएशन, जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। इसके आधार पर समता की भावना का विकास हुआ। जो आर्थिक दूरी थी, इकोनॉमिक गैप था, उसको कम करने के लिए कार्ल मार्क्स ने विचारधारा प्रस्तुत की। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद फिर 1871 में पेरिस कम्यून और उसके बाद सेकेंड इंटरनेशनल। इन सभी विचारधाराओं ने लोगों को, भारतीय लोगों को भी प्रेरित किया कि वो भी शोषण से बचने के लिए और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कुछ करें, जिससे कि राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। अगली बात, प्रेस की भूमिका। प्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश की विचारधारा को बनाने में। भारत में भी अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र आए, शुरू हुए, प्रारंभ हुए और उनके द्वारा संपादकीय लिखे गए, उनके द्वारा लोगों ने विचार व्यक्त किए और वो विचार जनता तक धीरे धीरे पहुंचने लगे, जिसमें सरकार की नीतियों की समीक्षा, लोगों की आर्थिक स्थिति, लोगों के विचार आपस में एक दूसरे से पहुंचने लगे, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक चेतना को और बल मिला। अगली बात, राष्ट्रीय साहित्य का उत्थान। जो साहित्य लिखा गया इस समय में, साहित्य में संक्रमण काल चल रहा था। अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हम देखेंगे कि अभी तक हिंदी में काव्य लिखा जा रहा था, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1850 ईस्वी के बाद गद्य काल शुरू कर दिया और अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों को लिख करके हिंदुस्तान के लोगों को एक नई सोच दी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ राष्ट्रीय साहित्य इस तरीके का लिखा गया। बाद में बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवदान सिंह मदान जैसे लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अगर हम दूसरी भाषाओं की ओर नजर डालें तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद जी, जिनका कि वास्तविक नाम धनपत राय था, उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था और उनकी पुस्तक थी सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक के अंतर्गत वो देशभक्ति का साहित्य लिखा गया था, जिसको अंग्रेजों ने जब पढ़ा तो उस पुस्तक पर रोक लगा दी गई और मुंशी प्रेमचंद जी को इस बात की हिदायत दी गई कि आप आगे ऐसा नहीं लिखेंगे। तब उन्होंने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य में कदम रखा और वो उपन्यास सम्राट बने। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय साहित्य जो लिखा गया उससे बहुत बल मिला राष्ट्रीय चेतना को। अगली बात, वायसरायों की नीतियां। जो वायसराय हिंदुस्तान आए 1857 के बाद, उनकी अपनी अलग अलग नीति होती थी, चाहे वो लॉर्ड एल्गिन हो, लॉर्ड मेयो हो। लॉर्ड मेयो ने भारत में शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए मेयो कॉलेज खोले। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड लिटन ने एक अलग तरीके की दमनात्मक नीति अपनाई, तो लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई। कहने का मतलब ये है कि जो वायसराय आए 1850 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को इस तरीके से लागू किया कि या तो वो भारतीयों के लिए बहुत कष्टकारक थी या फिर भारतीयों को कुछ संबल देने वाली भी थी। तो इनका प्रभाव पड़ा और उससे हमारी राजनीतिक विचारधारा को और अधिक शक्ति मिली। अगली देखें, भारतीय लोगों की रुचि। सबसे खास बात क्या है कि हमारे आसपास कुछ भी होता रहे, कोई भी विचारधारा पनपती रहे, जब तक हम उसमें रुचि नहीं लेंगे, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जो सदियों से परेशान थे, सदियों से शोषण के शिकार थे, सदियों से सारी चीजों से जूझ रहे थे, ऐसे लोगों को एक रोशनी चाहिए थी और वो रोशनी मिली राष्ट्रभक्ति के रूप में, भारतीयता के रूप में। तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, लोग रुचि लेने लगे कि अब हम केवल भरतपुर की प्रजा के रूप में नहीं जाने जाएं, हम एक भारतीय रूप में जाने जाएं, हम आगरे के न जाने जाएं, हम जयपुर के न जाने जाएं, अमुक के न जाने जाएं, बल्कि हम एक भारत के
व्यक्ति जाने जाए। तो इस रुचि के कारण से लोगों को बहुत ही लाभ मिला और राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। अगली चीज, राजनीतिक संगठनों की भूमिका। अगर हम राजनीतिक संगठनों की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे संगठन बने लोगों के। मैंने पहले आपको बताया था ना कि लोग जो है वैचारिक रूप से इकट्ठे होने लगे, संगठित होने लगे, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने लगे। यहां पर हमने कुछ संगठनों के नाम लिखे हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीयों के अंदर एक ललक थी कि हम एकत्रित होकर के अपनी राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाएंगे। देखें यहां पर, बंगाल में जमींदार एसोसिएशन 1838 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया बंगाल में जमींदार एसोसिएशन। और इसका उद्देश्य यह था कि जो उनकी समस्याएं थी जमींदारों की, वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकें और उनके लिए सरकार के सामने क्या पक्ष रखा जाए, सरकार से क्या गुजारिश की जाए, सरकार पर क्या दबाव बनाया जाए, इस बात के निर्णय लिए जाते थे। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी बंगाल के लोगों ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई 1843 ईस्वी में। इसका भी वही मकसद था कि जो हिंदुस्तानी लोगों की समस्याएं हैं वो समस्याएं आपस में डिस्कस करें, कोई विचार निकल करके आए और वो सरकार के समक्ष रखा जाए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनी। इसके बाद यानी जिसमें कुछ ब्रिटिश लोग भी थे और इंडियंस लोग भी थे और मिलकर के ब्रिटिश की अंग्रेजों की नीति क्या है, भारतीयों की समस्याएं क्या है, किस तरीके से उसको एक पटरी पर लाया जाए, इस बात पर विचार किया जाए। बॉम्बे एसोसिएशन, देखिए ब्रिटिश काल के अंदर 3 प्रमुख ऐसे इलाके थे, एरिया थे जहां पर इन्होंने अपने गवर्नर्स रखे हुए थे। कलकत्ता रेजिडेंसी, बम्बई रेजिडेंसी और मद्रास रेजिडेंसी। ये खास तौर से रेजिडेंसी बनाई थी अंग्रेजों ने। तो इसमें से बॉम्बे एसोसिएशन बनाई बम्बई के लोगों ने 1852 ईस्वी में, जिससे कि वो अपने गवर्नर के समक्ष, अपने शासन के समक्ष बातों को रख सकें। तो इस संगठन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसी तरीके से मद्रास के अंदर उनके निवासियों ने के नाम से एक एसोसिएशन बनी 1853 ईस्वी में, जिससे कि वहां के निवासियों की क्या समस्याएं हैं इन पर विचार किया जा सके और हम लोग एकत्रित हो सके, हम लोगों की वैचारिक एकता बन सके, मतैक्य हो, ताकि हम भारतीयता को आगे बढ़ा सके। अगली बात, सार्वजनिक सभा पूना शहर जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर एक सार्वजनिक सभा बनाई गई और इस सार्वजनिक सभा ये 1870 में बनाई गई, जिससे कि लोग इकट्ठे हों, लोगों के विचार पता चलें और उनको संगठित किया जा सके। अगली बात, इंडियन एसोसिएशन 1876। ये एसोसिएशन जो थी वो बहुत बड़ी एसोसिएशन थी और इसको कहा जाता है रिहर्सल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बाद में 1885 में मूर्त रूप में आई। तो इस एसोसिएशन में क्या था कि भारतीय लोगों ने मिलकर के राजनीतिक विचार विमर्श शुरू कर दिया था और ये सोचा कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां पर हम बैठ करके भारतीय समस्याओं का अध्ययन कर सकें, वहां पर हम मांगे अपनी जो है लिख सकें और सरकार के ऊपर दबाव बन सकें कि क्या होना चाहिए, कैसे हो। तो इस तरीके से ये बहुत सारे संगठन बनाए गए थे। अब आगे देखें अन्य अनेक संगठन, इसके अलावा भी कुछ और संगठन थे जिनमें भारतीय जनता द्वारा राष्ट्रीय भावना को सार्वभौमिक रूप दिया गया। इसको नेशनल फीलिंग को यूनिवर्सल बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इसको फैलाया जा सके ताकि ये भावना बढ़ती रहे। और इस तरीके से मैंने जो आज विचार किया है वो ये किया है कि किस तरीके से 1850 ईस्वी के बाद भारतीय लोग जो थे वो अपने सीमित दायरे से निकल करके देश के बारे में सोचने लगे थे और वही देश के बारे में सोचना राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना है। लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग आने लगी थी। जो अब तक राज्यों के प्रति वफादार थे, शासकों के प्रति वफादार थे, राजाओं के प्रति वफादार थे, अब उनमें ये भावना पैदा होने लगी थी कि हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये थे महत्वपूर्ण कारण जो आप तक हमने पहुंचाए। आपने हमारा वीडियो देखा है तो
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अवलोकन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हाँ, इतिहास को पढ़ने के लिए लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।